लिया गया है। बिल के हक में 128 जबकि बिल के खिलाफ 92 वोट पड़े। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू सांसद संजय झा ने राज्यसभा में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने बिल को लेकर बड़ी बातें भी कही। संजय झा ने कहा कि इस बिल के आने से पसमानदा समाज में खुशी की लहर है। संजय झा ने यह भी कहा कि वक्फ को लेकर लालू सरकार की जो मांग थी वो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने वक्फ के लिए कठोर कानून बनाने की मांग खुद की थी। वक्फ बिल से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा और पसमानदा मुस्लिम हमारा साथ देंगे। आज तक उनको कोई रिप्रेजेंटेशन इस वक्फ में नहीं दिया गया था, एक भी रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था। पहली बार जो पसमानदा समाज पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में और मेजॉरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है, उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, इतनी खुशी है पसमानदा समाज में। आज जितना फोन हम लोगों को आ रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि अब एक्चुअल में प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उनको इस वक्फ के थ्रू उनका जो समाज है, हम नहीं देखते हैं अभी तक, हम लोग तो देखते हैं बिहार में, अभी तक बिहार में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई चैरिटी का काम वक्फ के पैसे से किया गया हो। तो पहली बार वहां पर उन लोगों को लग रहा है कि एक बार जब ये कानून लागू हो जाएगा, ट्रू सेंस में उनका जो गरीब मुसलमान है उनके बीच में काम होगा। और ये एक मैसेज, एक नैरेटिव, एक मैसेज गया है, जो भ्रांतियां थी वो भी खत्म हुआ है। तो जेडीयू की तरफ से ये साफ किया गया कि आखिर बिल का समर्थन वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, पसमानदा मुसलमान के बारे में भी अब आपको हम बता देते हैं। देखिए, पसमानदा जो है ना, वो एक फारसी शब्द है जो पस और मांदो से मिलकर बना है, यानी कि दो शब्दों को जोड़कर। पस का अर्थ होता है पीछे और मांद का अर्थ होता है छूट जाना, यानी वैसे लोग जो पीछे छूट गए। ऐसे में पीछे छूट गए लोगों को पसमानदा कहा जाता है, जो कि मुस्लिम जो वर्ग है उसमें कुछ मुसलमान ऐसे हैं। मुस्लिमों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबके को पसमानदा कहा जाता है, मतलब वो बिल्कुल निचली पायदान पर है। पसमानदा मुसलमान दरअसल वो मुस्लिम हैं जो कि हिंदू बने और इन लोगों ने धर्मांतरण कर इस्लाम धर्म अपना लिया था और ये लोग पीछे छूट गए। पसमानदा मुस्लिम राजनीति में भी हाशिए पर है, रिप्रेजेंटेशन उनका उतना नहीं दिखता है। और भारतीय राजनीति में पसमानदा मुसलमान शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अली अनवर ने किया था और यह बताया गया कि जो पसमानदा मुस्लिम है वो बिल्कुल पीछे छूट गए। अली अनवर 2 बार जेडीयू के टिकट पर राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं और उनकी तरफ से हर बार इनको लेकर मांग उठाई जाती रही है। 1900 के दशक में सबसे पहले बिहार में ऑल इंडिया पचवारा मुस्लिम महज संगठन बनाया गया था और ये जो एक संगठन है इसके उत्थान के लिए बनाया गया। संगठन के जरिए पसमानदा मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश भी की गई, मतलब उन्हें कैसे विकास से जोड़ा जाए इस पर कोशिश की गई। मुस्लिम समाज में पसमानदा की जो आबादी है वो करीब 70 से 80% है, मतलब सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है और यही है जो कि पिछले पायदान पर है। बिहार में बात कर लीजिए, पसमानदा मुसलमानों की जो संख्या बिहार में है वो 73% के करीब बताई जाती है और ये पसमानदा मुस्लिम समाज जो है इन्हें वक्फ में अब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था और यही बात जेडीयू के सांसद संजय झा ने राज्यसभा में कही। उन्होंने बताया कि उन्हें जो है हक उनका नहीं मिला है। पसमानदा देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि ये फारसी शब्द से बना है और ऐसे में अब पसमानदा को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ये बड़ी बात है। और इस बीच आपको बता दें, वक्फ बिल पास होने पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था। संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे, मतलब वो मुस्लिम समाज जो पीछे छूट गया है, वो गरीब मुस्लिम महिला जो पीछे छूट गई हैं, उन्हें भी अब इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये नए संशोधन कानून जो बनाए जा रहे हैं और ऐसे में वो अब विकास के मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। यही मकसद
सरकार का है। तो वक्फ बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है और सत्ता पक्ष का यह कहना है कि बिल से पसमानदा मुसलमानों का उत्थान होगा। सीएम नीतीश कुमार हमेशा से अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखते हैं और मुस्लिम समाज के लोग उनके साथ खड़े। मुसलमानों में अति पिछड़ा पसमानदा समाज का वक्फ संशोधन बिल का समर्थन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होने के ऐलान से विपक्ष को गहरा झटका लगा है। राजद के लिए इसे बड़ा झटका नहीं बल्कि आघात माने जाने वाला है। पसमानदा मुस्लिम समाज अपने हित की रक्षा के लिए शुरू से ही गुहार लगाता रहा है और इसके नेता जो पहले जेडीयू के सांसद रहे अली अनवर जी आवाज बुलंद करते रहे हैं। भले ही अनवर साहब दूसरी पार्टी में चले गए लेकिन पसमानदा समाज सीएम नीतीश कुमार जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। देश में कांग्रेस हो या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यकों को केवल गुमराह करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाए हैं ये लोग। आदरणीय नीतीश कुमार जी जात नहीं जमात की राजनीति करते हैं। मंदिर का भी विकास करते हैं, मस्जिद का भी विकास करते हैं और कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं। बिहार में वक्फ की संपत्ति को कोई देखने वाला नहीं था। नीतीश कुमार जी ने तो रोल मॉडल पेश किया है देश में। आप केवल पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल देख लीजिए। जाहिर सी बात है, नए वक्फ कानून आने से मुस्लिम समाज की महिला और पसमानदा समाज के लोग जब इसमें शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से उत्थान होगा। इधर सत्ता पक्ष के दावे पर विपक्ष नेताओं ने भी पलटवार किया है और विपक्ष का कहना है कि वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन से पसमानदा समाज क्या पूरे बिहार की जनता का विश्वास जेडीयू से टूट चुका है। आरजेडी ने जेडीयू पर मुसलमानों से छल की राजनीति का आरोप लगाया है। दल यूनाइटेड में जिस तरह से माइनॉरिटी के लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं, एक के बाद एक इस्तीफा की झरझरी लग गई है, इससे तो उनका विश्वास पार्टी में खोया ही है। अरे मैं तो कहता हूं सिर्फ उनका ही विश्वास क्यों, बिहार की आम जनता ने भी जेडीयू में विश्वास खो दिया है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें प्रचारित कर रहे हैं। हर वर्ग, हर तरह के जो संविधान पर यकीन करने वाले लोग हैं वो आपकी बातों को समझ रहे हैं। आपकी सोच ना तो पसमानदा के हित में है ना महिलाओं के हित में है। अगर ये सोच होती तो आप धारा 341 में संविधान संशोधन के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाते। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा से अल्पसंख्यकों के हित का ख्याल रखा है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि सीएम नीतीश कुमार ही हैं जो हमेशा से अल्पसंख्यकों के साथ खड़े रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अरे सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि पार्टी के वजूद को कायम रखना और पार्टी के निर्णय को मानना। नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक के लिए जो किया है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस शासित प्रदेश में, गैर भाजपा शासित प्रदेश में कौन ऐसा राज्य है जिसने बजटिया आवंटन किया हो? हमने 110 करोड़ रुपया वक्फ विकास बोर्ड के लिए दिया। तो वक्फ का विकास करिएगा नहीं, मंदिर का विकास करिएगा नहीं और केवल जज्बात फैला कर करके वोट की चिंता करिएगा। हम वोटर की चिंता करते हैं। और देखिए, वक्फ संशोधन बिल में सियासी बहस में पटना का डाक बंगला चर्चा के केंद्र में रहा। लालू प्रसाद के 15 साल पहले वाला बयान वायरल होने के बाद अमित शाह के बयान की भी खूब चर्चा हो रही है। वहीं अमित शाह के बयान का शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी स्वागत किया है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत का दौर जारी है, लेकिन इस सियासी बहस में पटना का डाक बंगला चौराहा चर्चा के केंद्र में आ गया। पहले तो लालू प्रसाद का संसद में 15 साल पहले दिया गया बयान वायरल हो रहा, जिसमें लालू प्रसाद ये कह रहे हैं सारी जमीनें हड़प ली गई। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गया। तो दूसरी तरफ लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह की जुबान पर डाक बंगला चौराहा आ गया। अमित शाह ने भी कहा कि लालू प्रसाद की इच्छा मोदी ने पूरी कर दी। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है।
पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। अब साहब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने डाक बंगला चौराहे पर जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा की चर्चा की, रिजवान पैलेस की इस 122 कट्ठे की इस प्रॉपर्टी पर कई सालों से शिया वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा था। इसके अलावा भी डाक बंगला चौराहे पर कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिस पर वक्फ बोर्ड का दावा है और मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री के प्रॉपर्टी को कब्जे से मुक्त कराए जाने की घोषणा का शिया वक्फ बोर्ड ने स्वागत किया है। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने पटना के डाक बंगला चौराहे की चर्चा की थी और कहा था कि डाक बंगला चौराहा पर जो वक्फ बोर्ड है उसने कई एकड़ जमीन को कब्जे में रखा है। इस वक्त की हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी डाक बंगला चौराहे की है और यहाँ पर तकरीबन 122 कट्ठे की जो प्रॉपर्टी है उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। इस बात की चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री ने की थी और कहा था कि वक्फ बोर्ड के अधीन जो जमीन है उसको कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का लोकसभा में बयान आया है उसकी प्रशंसा की है जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। बहुत अच्छा, मैं वेलकम कर रहा हूं, दिल की गहराइयों से मैं बहुत खुश हूं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा खाली कर दे। मैं कहता हूं कि बिहार के शिया वक्फ बोर्ड के कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी आज भी लोग कब्जा किए हुए, खाली हो जाए। सरकार हमसे मांगे, खाली करने के बाद हम चैरिटी करने तैयार हैं, उसे समाज के कल्याण देने के लिए तैयार है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। इस सियासी बहस में पटना का डाक बंगला चौराहा सुर्खियों में है। एक तरफ लालू प्रसाद का डाक बंगला पर संसद में 15 साल पहले वाला दिया गया बयान वायरल है, तो दूसरी तरफ अमित शाह ये कहकर कि लालू प्रसाद की इच्छा मोदी ने पूरी कर दी। वक्फ संशोधन बिल पर चल रही बहस में विपक्ष को उन्हीं के बयान को हथियार बनाकर सियासी मात दे दी है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर बहस के बीच लालू प्रसाद का एक 15 साल पुराना वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसमें लालू प्रसाद खुद वक्फ को लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और इस वीडियो को बीजेपी के कई नेताओं ने शेयर भी किया है। और अब इस वीडियो पर लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। लालू प्रसाद ने पूरा वीडियो शेयर किया है जिसमें वो वक्फ बोर्ड को संवैधानिक अधिकार देने की बात कह रहे हैं। अब लालू प्रसाद ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। हमने सदा वक्फ की जमीन बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया और बनवाने में मदद भी की है। लाया है संशोधन, इनका सरकार का पहल ये ठीक है, हम समर्थन करते हैं। मौलाना इसरारुल साहब, हमारे शाहनवाज जी और साथियों के साथ मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियाँ बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और काउंटेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है सो और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन अवेलेबल इसको नहीं बनाइएगा तब तक आपका ये खंता पूर्ति ये होता रहेगा। इसको बना दिया, उसको बना दिया, ये अबलाइज हो गया और काम खत्म हो गया। तो वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के स्टैंड के बाद 2 जेडीयू नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पहला इस्तीफा मुस्लिम नेता और पश्चिमी चंपारण जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता मोहम्मद कासिम अंसारी ने दिया है, जिन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरा इस्तीफा जमुई से अल्पसंख्यक मोर्चा के सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने दिया है।
ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कासिम अंसारी का है, जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया। उनकी तरफ से कहा गया है कि जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया, इसलिए वो सभी पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मोहम्मद शहनवाज मलिक की है, जिन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और ये इस्तीफे की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पसमानदा का रट लगाए थे, तो मैं भी एक पसमानदा मुसलमान हूँ, लेकिन इस्लाम के अंदर कोई जात परस्ती नहीं है। और जो ये मुलामत दिखा रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों के इस वक्त बिल से काफ़ी फायदा होगा, ये घोर निंदनीय है और हम इसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लैंड सर्वे को लेकर एक बार फिर से रैयतों को बड़ी राहत दी है और ये कहा है कि तत्काल रैयत के पास जो भी कागजात हैं उसी के आधार पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप आवेदन करें। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि जिन जिलों में खराब परफॉर्मेंस है उसे तत्काल ठीक करें और छूटे हुए लोगों से जल्द स्वघोषणा भरवाएं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पहले 31 मार्च की थी, लेकिन फिलहाल विभाग ने लोगों को राहत देते हुए पोर्टल बंद नहीं किया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में लैंड सर्वे को लेकर एक बार फिर से सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है, यानी अब स्वघोषणा के साथ सभी कागजात जमा करना जरूरी नहीं होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विभागीय बैठक के दौरान ये निर्देश दिया है और साफ कहा है कि जमीन के जितने कागजात रैयत के पास तत्काल उपलब्ध हैं, अभी उतने ही देने हैं और बाकी के कागजात धीरे धीरे रैयत जमा कर सकते हैं। यानी स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी और उसके बाद भी लोगों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल पोर्टल खुले हुए हैं और लोग आसानी से जो भी कागजात हैं तत्काल जमा कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे जिले हैं जिसको लेकर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है, जो स्वघोषणा में सबसे पीछे है। मंत्री ने साफ कहा है कि सबसे खराब परफॉर्मेंस वाला ये दोनों जिला है। ऐसे में यहाँ पर शिविर लगाकर तत्काल लोगों की पहचान करें और कागजात लेकर जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन है वो जमा करवाएं, नहीं तो विभाग एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध होगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि फिलहाल अभी लोगों को राहत मिली हुई है और सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जो भी जिला अगर 15 दिनों में प्रदर्शन में सुधार नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल अगर बात करेंगे तो बाकी जो 36 जिले हैं वहां पर कागजात जमा करने की गति जो है काफी अच्छी है, जिसको लेकर विभागीय मंत्री ने समीक्षा की और अधिकारियों को साफ कहा है कि जो जिले अभी फिलहाल टारगेट में पीछे हैं वैसे जिलों को चिन्हित करें, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर 2 जिले जो है अभी फिलहाल सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि अभी 31 मार्च तक कई ऐसे लोग हैं जो वंचित रह गए हैं कागजात जमा करने के लिए। लोगों को ये डर था कि उनके पास सभी तरह कागजात नहीं है, जिसकी वजह से वो जमा नहीं कर सके हैं और इसकी वजह से विभाग ने एक बार फिर से मौका दिया है। हालांकि विभागीय पत्र जारी नहीं किए गए हैं कि आखिर कब तक ये मौका मिलेगा, लेकिन तत्काल पोर्टल खुले हुए हैं। और बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम काफी वक्त से रुका हुआ था और ऐसे में 38 जिले के 445 जो प्रखंड है यहाँ पर काम चल रहा है। ड्रोन और जीपीएस के इस्तेमाल से जमीन की माप और सीमांकन का भी काम चल रहा है। इससे मालिकाना हक और विवादों को सुलझाने में भी आसानी होगी। इसके साथ साथ सर्वे से जमीन विवाद में कमी आने की भी संभावना है। कुल मिलाकर 31 दिसंबर 2026 तक सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रखंड स्तर पर जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा की जाए और तत्काल जो भी छूटे हुए लोग हैं या जो आवेदन नहीं कर सके हैं उन्हें मौका देते हुए जल्द से जल्द स्वघोषणा भरवाएं। यानी इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मौका दिए गए हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच आपको सहरसा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बसनही थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। इस हमले में अपराधियों की ओर से चलाई गई गोली से एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम गश्ती के लिए निकली थी और तभी बाइक पर कुछ लोगों की गतिविधि संदिग्ध दिखी। पुलिस ने जब रोका तो वो लोग भागने लगे और भागने के दौरान ही गोली चला दी। पुलिस ने एक आरोपी को खदेड़ कर पकड़ लिया है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। नहीं, क्षेत्र में उसने मोटरसाइकिल से गए थे घूमने। मोटरसाइकिल से? हाँ। तो फिर गोली किसने चलाई? हम लोग गाड़ी में और में थे ना, अच्छे में बस भी उनका जा हम लोग बगल में से छिपे हुए थे, ठीक है ना, छिपे हुए थे। तब आदमी देखिए क्या जगह तो क्रिमिनल निकलता है श्याम महिन का। अब अकेले बाइक से गए थे? नहीं, 4 आदमी थे।
पेट्रोलिंग में थे तो बाइक पर सवार अपराधी आ रहे थे, उनको इन लोगों ने रोका तो भागने का प्रयास किया। ये लोग पकड़े उसको इसी में एक अपराधी है फायरिंग करते हुए मकई के खेत में भाग गया है। घटनास्थल पर एसपी साहब, 3 डीएसपी साहब सब लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब बात करेंगे लोक आस्था के महापर्व छठ का आज समापन हो गया। आज छठ व्रतियों ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया है और 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ा। हम आपको अलग अलग जिले से आई छठ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पटना सिटी, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, मुंगेर, आरा, लखीसराय और औरंगाबाद की तस्वीरें। हर जगह छठ की छटा देखते ही बनती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही छठ व्रतियों ने अपना निर्जला उपवास 36 घंटे का तोड़ दिया है और इसी के साथ महापर्व छठ भी संपन्न हो गया है। भविष्य भारत का है और न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 है वो जगह जहां ग्लोबल लीडर्स और विजनरीज आपको दिखाएंगे आगे बढ़ने का रास्ता। तो जरूर आएं 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में बने इस खास इवेंट का हिस्सा, जहां नए आइडियाज भारत के भविष्य को नई दिशा देंगे। आज ही रजिस्टर करें।